नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज एक बार फिर 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बहस होगी, लेकिन आज सवाल यह होगा, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इन तीनों राज्यों में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन दोनों ही पार्टियों के छोटे सहयोगी दल अब दोनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र वाले जो मुख्यमंत्री हैं, वो राजस्थान में सीट मांग रहे हैं। जेजेपी जो कि हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी है, वो भी राजस्थान में जाके चुनाव प्रचार कर रही है। आम आदमी पार्टी वो 2-3 राज्यों में पहले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और पूरे जोर शोर से प्रचार कर रही है। तो बीजेपी के लिए भी छोटे दल, सहयोगी दल मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए भी। किसका नुकसान, किसका फायदा, और क्या वाकई ये छोटे दल कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे कांग्रेस को और बीजेपी को? आज इसी पर बहस होगी। लेकिन पहले आपको जरा खबर बता देता हूं। अखिलेश यादव 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर पहुंच गए हैं। एमपी में इस समय चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के उन इलाकों पर फोकस कर रहे हैं जो कि यूपी से सटे हुए हैं। खासतौर से जैसे रीवा के सिरमौर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है और खजुराहो में भी उन्होंने अपने कार्यकर्ता के सम्मेलन में हिस्सा लिया है। समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव कितनी सीटें कांग्रेस से मांग रहे हैं, यह भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, आप भी सोच रहे होंगे मध्य प्रदेश में आखिर उनका प्रभाव क्या है, तो थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश का वो इलाका जो यूपी से लगता है, यूपी के बॉर्डर से लगता है, वहां पर समाजवादी पार्टी का ठीक ठाक प्रभाव कुछ इलाकों में माना जाता है। जैसे ग्वालियर, बुंदेलखंड, चंबल, इन इलाकों में समाजवादी पार्टी काफी समय से एक्टिव रही है, सक्रिय रही है और वहां चुनाव भी लड़ती आई है और वोट भी लेती है, चुनाव कभी कभी जीतती भी है। 2018 में 52 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था पिछली बार। हालांकि 45 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन 1 सीट बिजावर समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव में जीत ली थी और पूरे प्रदेश में जो 52 सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ा था, 1.5% के आसपास कुल उसे वोट मिला था। और जैसा मैंने पहले कहा, करीब 25 साल से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती आई है, अपने सिंबल पर लड़ती आई है। 2003 के चुनाव में सबसे बड़ी सफलता अखिलेश को, और तब मुलायम सिंह थे, समाजवादी पार्टी को मिली थी। 7 सीटें 2003 में समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में जीती थी। इस बार भी अखिलेश यादव कांग्रेस से मध्य प्रदेश में 2-3 सीटें मांग रहे हैं, यह सूत्रों से खबर आ रही है। जबकि अपने दम पर 7 प्रत्याशियों का ऐलान अखिलेश यादव पहले ही कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी 2-3 सीटें देने के मूड में फिलहाल नहीं है और इसीलिए पेंच फंसा हुआ है। अब अखिलेश यादव क्या माइंड गेम खेल रहे हैं, यह भी हम आज समझने की कोशिश करेंगे। माइंड गेम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रायपुर का दौरा अखिलेश यादव ने रद्द कर दिया। उनको भी पता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के साथ मोलभाव करने की स्थिति में वो नहीं है, क्योंकि बिलासपुर में राहुल की भी रैली थी, वहां से उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें पता है कि मोलभाव किया जा सकता है, वहां से कुछ सीटें कांग्रेस से ली जा सकती हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में उन्होंने खुद प्रचार शुरू कर दिया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी कुछ सीटें चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना यह है, दलील यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को हमसे सीटें चाहिए तो विधानसभा चुनाव में हमें एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में सीटें दीजिए। अखिलेश कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचा सकते हैं, इस पर भी थोड़ी देर में मैं बहस करूंगा। अखिलेश यादव कह क्या रहे हैं, जरा यह भी देख लीजिए। अखिलेश यादव इशारों में कांग्रेस पार्टी को संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं अपने सिंबल पर लड़ेंगे, साइकिल पर लड़ेंगे। प्रदेश में हम अपना असेसमेंट कर रहे हैं, अपनी ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि हम कहां कहां मजबूत हैं, कहां कहां कमजोर हैं, कितने वोट ले सकते हैं, कितनी सीटें जीत सकते हैं, पार्टी कहां मजबूती से लड़ेगी, हम विचार कर रहे हैं। और इंडिया अलायंस कैसे इस गठबंधन के तहत विधानसभा चुनाव में भी उतर सकता है, कांग्रेस को संदेश दे रहे हैं। इस पर भी विचार किया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हैं, उनका बयान भी आया। वो कहते हैं कांग्रेस अपने बलबूते मध्य प्रदेश में लड़ने में सक्षम है, इशारा यही है कि हमें किसी की जरूरत नहीं है।
आगे कहते हैं कांग्रेस अकेले लड़ेगी, पर हां, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कमलनाथ के संपर्क में जरूर हैं। जरा सुनिए क्या बोले अखिलेश और रणदीप सुरजेवाला का जवाब। चुनाव तो जब कभी होगा तो चिन्ह पे साइकिल पर ही होगा और वोट साइकिल पे ही मांगा जाएगा। जो इंडिया गठबंधन है, हम इस कार्यक्रमों के साथ साथ अपना एसेस भी कर रहे हैं कि आखिरकार हमारी पार्टी कहां मजबूती से लड़ेगी, और मजबूती से लड़ने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं संगठन से भी बात करने आया हूं और उनकी राय लेकर के आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ें उस पर भी विचार करेंगे। हमने ये पहले से ही कहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने में सक्षम है और हम अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेंगे। अभी तक इस प्रकार की कोई बात चर्चा नहीं हुई। जरूर श्रीमान कमलनाथ जी से उनके नेता इन टच हैं। इस पर अगर कोई आगे बात बढ़ेगी तो हम आपको सूचित करेंगे। और जल्दी से मध्य प्रदेश का फिलहाल विधानसभा का सीन क्या है वो भी देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीट हैं, बीजेपी के पास फिलहाल 128 हैं और कांग्रेस भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, 98 सीटों पर है कांग्रेस। याद करिए चुनाव के बाद कांग्रेस सबसे आगे थी, लेकिन उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस तोड़ दी और ये गणित बदल गया। और चुनाव का नतीजा भी देख लीजिए। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 230 में से लगभग आधी सीटें लेकर आई थी। जरा ऊपर नतीजा दिखाइए। 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी, बीजेपी 109 पर थी। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, स्थिति बदल गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिरवा दी, बीजेपी की सरकार बनवा दी। उधर मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी ने अपने मंत्रियों को, सांसदों को, बड़े बड़े नेताओं को चुनाव में उतार दिया है, तब से हर दिन नई नई खबर आ रही है। जैसे कैलाश विजयवर्गीय, जो कि पुराने दिग्गज नेता है मध्य प्रदेश के बीजेपी के, साफ साफ कह रहे हैं मैं अंदर से खुश नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। अब हम बड़े नेता हो गए हैं, हम सोच रहे थे कि हम सभाएं करेंगे और पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे। वो कह रहे हैं लड़ने का एक अलग माइंडसेट होता है, चुनाव लड़ने का, और लड़वाने का अलग होता है। हम चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर ये भी कहते हैं मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार बना दिया गया हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मुझे टिकट मिल गया। जरा कैलाश विजयवर्गीय को भी सुनिए, उनका यह बयान काफी चर्चा में है। पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं। इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना, भाषण, अब बड़े नेता हो गए, तो हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ मैं आज, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। उधर राजस्थान में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बीजेपी के ही छोटे सहयोगी दल खड़ी कर रहे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कर रही है। राजस्थान में एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के सीएम, वो राजेंद्र गुढ़ा के लिए टिकट मांग रहे हैं। राजेंद्र गुढ़ा वही लाल डायरी वाले, सचिन पायलट कैंप के, गहलोत सरकार में मंत्री थे, बगावत कर दी, बाहर हो गए और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। अब गुढ़ा के लिए शिंदे टिकट मांग रहे हैं। हरियाणा की जेजेपी, वो भी राजस्थान में बीजेपी से अपना हिस्सा मांग रही है। जेजेपी ने तो बाकायदा राजस्थान में उतरकर सीकर में कल सभा हुई है, प्रचार भी शुरू कर दिया है। तो समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर दबाव बना रही हैं और बीजेपी के सहयोगी दल एनडीए में शामिल हैं, वो बीजेपी पर राजस्थान में दबाव बना। राजस्थान का जरा एक गणित आपको जल्दी से दिखा देता हूं। राजस्थान में विधानसभा की स्थिति 200 सीटें हैं, कांग्रेस के पास बिल्कुल आधी 100 सीटें हैं, बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं 73, और बीएसपी, ये नतीजा दिखा रहा हूं मैं, बीएसपी के पास 6 विधायक थे जो कि गहलोत जी ने तोड़ लिए थे और मायावती आज भी कांग्रेस से उस पर बहुत नाराज हैं। फिलहाल क्या स्थिति है, यह नतीजा था। फिलहाल राजस्थान की विधानसभा की स्थिति है, कांग्रेस के पास 107 हो गए क्योंकि बीएसपी तोड़ ली पूरी, 6 के 6, बीजेपी के पास 70 हैं और आरएलपी के पास 3 हैं, अदर्स 20 हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज पहला सवाल यही है,
एमपी में अखिलेश यादव किसका गेम बिगाड़ेंगे? राजस्थान में जेजेपी और एकनाथ शिंदे किसके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे? कितनी मुश्किलें खड़ी करेंगे? और दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय चुनाव की टिकट मिलने से इतना नाराज क्यों है और कौन कौन नाराज है टिकट मिलने से मध्य प्रदेश में बीजेपी के खेमे में? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से राकेश त्रिपाठी आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र राजपूत। जैसे आमने सामने का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में इन 3 राज्यों में है, आज राकेश त्रिपाठी वर्सेस सुरेंद्र राजपूत होगा। समाजवादी पार्टी से अपने हरे कुर्ते में अनुराग भदौरिया, हमेशा की तरह। वो अलग बात है कि अनुराग का एक लंदन वाला वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें अनुराग एकदम हैंडसम जीन्स और टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, और लेकिन टोपी वही लगाई हुई थी अनुराग ने, वो लाल वाली टोपी। हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं अनुराग? आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद अनुराग, थैंक यू सो मच। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू अनुराग, थैंक यू बहुत धन्यवाद। याद था तो मैंने कहा कि अभी जब होगा तो पहले आपको इसी तरह आप फिट बने रहें और हमेशा की तरह जैसे यंग डायनेमिक 6 पैक आपके ऐसे ही आप हंसते खेलते रहें और लोगों के लिए हमेशा मुस्कुराते रहें और नए और डिबेट आपकी देश में नंबर 1 हो, ऐसी मेरी कामना। बहुत धन्यवाद अनुराग, थैंक यू सो मच इन बधाइयों के लिए, थैंक्स फॉर योर विशेष। और प्रदीप गुप्ता जी बड़े दिनों बाद आए हैं, देश के सबसे जाने माने चुनाव विशेषज्ञ, चुनाव विश्लेषक, सीएमडी हैं एक्सेस माई इंडिया के, और यहाँ विनोद जी आ गए, हमारे पॉलिटिकल कमेंटेटर। आप सभी का स्वागत। प्रदीप जी, आप ही से शुरू करें आज। ठीक है। प्रदीप जी, ये प्रेशर टैक्टिक होती है क्या, जब छोटे दल बड़े दलों से अपना हिस्सा मांगने लगते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, फिर उधर बीजेपी का भी मैंने बताया राजस्थान में, और ये कई बार अनरियलिस्टिक होता है। जैसे हम देख भी रहे हैं, समाजवादी पार्टी 6-7 सीटें हैं, जो खबर आ रही है 6-7 सीटें मांग रही है, फिर जेजेपी और वो एकनाथ शिंदे की सेना उधर, वो फिर बीएसपी सूत्रों से खबर आता है कि पर्दे के पीछे अपनी अंडरस्टैंडिंग में कुछ बहुत सीटें मांग रही हैं। ये सिर्फ माइंड गेम होता है क्या? जितनी ज्यादा हो निकाल लो अभी, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की फाइट आमने सामने की काफी कड़ी मानी जा रही है। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में जो अलायंस होता है, जिसको आप भागीदारी कहते हैं कॉर्पोरेट की भाषा में, तो एक दूसरे को वो कुछ देते हैं और एक दूसरे से कुछ लेते हैं। पॉलिटिक्स की बात करें तो कहीं पे समाजवादी बड़ी भूमिका में उत्तर प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी जो है बड़े भाई की भूमिका में है। तो चूंकि इंडिया अलायंस बन रहा है, लोकसभा का मौसम है, तो अब विधानसभा बीच में चुनाव आ चुके हैं, तो क्यों ना कुछ मांग लिया जाए, कुछ तो लाभ हो ही जाए। और वहां के जो स्थानीय लोकल नेता होते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर, रीजन के अंदर पिछले कुछ दिनों से वो कुछ वोट लेते रहे। कहने का मतलब जो आपने बताया 1 से 1.5% तो पूरे प्रदेश का है, लेकिन 5 से 7 ऐसी सीटें, जैसे आपने बताया 45 पे तो जमानत जब्त हो गई, तो उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन जो 5 से 7 सीटें हैं चंबल की, उनके ऊपर 1 सीट वो जीत भी गए थे, और बुंदेलखंड की, उसमें वो खेल बना तो नहीं सकेंगे, लेकिन हाँ बिगाड़ने में जरूर सक्षम है। तो उस लिहाज से जो मिल जाए वो ठीक है, उसकी एक कोशिश की जा रही है और करना भी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप जो है, तो पार्टनरशिप इज ऑल अबाउट कुछ देना और कुछ लेना। मतलब कांग्रेस बीजेपी आपको लगता है दबाव में रहेंगे लोकसभा के लिहाज से और इसके लिहाज से कि भाई देखिए लोकसभा में भी पता है कि कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, तो दोनों को अपने छोटे साथियों को खुश रखना है, और इन 3 स्टेट्स में भी आमने सामने की टक्कर है। मुझे लगता है जो इनका उतना वजूद या वर्चस्व नहीं है, जेजेपी की बात करें राजस्थान में और समाजवादी पार्टी की बात करें मध्य प्रदेश में, मुझे ऐसा लगता नहीं कि कोई दबाव होगा। एक ठीक है, एक उनकी मांग है, वो आपस में आई एम श्योर सेटल कर लेंगे। और ये जो सीट भी आती है वो एक व्यक्ति विशेष के चलते आती है कि उसको एक बड़ी पार्टी टिकट नहीं देती है और वो फिर समाजवादी से लड़ते हैं और वो फिर जीत जाते हैं, तो उसमें कोई पार्टी का बहुत बड़ा ऐसा रोल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई दबाव की स्थिति आएगी। और रह गई बात जातिगत समीकरण, समाजवादी पार्टी सबको पता है कि यादव के साथ अलाइनमेंट होता है। मध्य प्रदेश के अंदर 6% यादव हैं और जाट जो है राजस्थान के अंदर 10% है, तो जेजेपी इज ऑल अबाउट जाट। तो उसके लिहाज से उनका कुछ ना कुछ मांगना, कुछ ना कुछ हिस्सेदारी कर पाना स्वाभाविक है। ओके, मतलब मैं इसको इस तरह से देख रहा था, प्रदीप जी बताइएगा अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो
कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में 2-3 सीटें इस बार प्रतिष्ठा वाली सीटें होने वाली हैं। हो सकता है राहुल गांधी अमेठी से लड़ें, सोनिया या प्रियंका रायबरेली से लड़ें, या हो सकता है तीनों अलग अलग लड़ें। खबर यह भी आ रही है मल्लिकार्जुन खड़गे भी यूपी में लड़ सकते हैं, फिर नीतीश कुमार की अलग खबर आ रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव तक पर्दे के पीछे बातचीत चल रही होगी, वो डिमांड पहुंची होगी, तो उसके बदले में उन्होंने ये डिमांड रख दी हो? नहीं नहीं, इतना माना जी। आप उसको वैसे देखिए कि जो 19 का चुनाव था लोकसभा का, उसमें उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का गठबंधन था और आरएलडी भी उसमें शामिल थी। बावजूद उसके उन्होंने रायबरेली और अमेठी सीट के ऊपर अपना उम्मीदवार नहीं था, कहने का मतलब संयुक्त उम्मीदवार राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी थे। तो कहने का मतलब अलायंस ना होते हुए भी उन्होंने उनका मान रखते हुए वो सीटें दी थी। तो आप, मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी रस्साकसी की स्थिति है, क्योंकि उनका वजूद नहीं है ना दोनों पार्टियों का। वो ठीक है, आपस में सुलह हो जाएगी, इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लग रही है। कोई बहुत बड़ा निगोशिएशन नहीं है जो एक सपा बसपा के बीच हो सकता था। बराबरी की हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में, ओके, तो उस तरह का विषय नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप बहुत दिन बाद आए हैं, मैं सोच रहा हूं एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कुछ अपना असेसमेंट भी बता दीजिए, कौन आगे है इन तीनों स्टेट्स में, कौन पीछे है? नहीं, देखिए मैंने जैसे बताया, हम लोग ओपिनियन पोल, प्री पोल तो करते नहीं है, हम केवल एग्जिट पोल करते हैं। और आज की डेट की बात करें तो हमने तो अभी ऐसा कुछ काम नहीं किया है, लेकिन जिस हिसाब से स्थितियां हैं, हर एक स्टेट की, हर एक प्रदेश की अपनी एक तासीर होती है ना। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर हमेशा से ऐसे चलते रहा है कि रिपीट सरकारें हुई हैं। राजस्थान के अंदर अभी तक का चलन ये है कि हर 5 साल में सरकारें बदलती हैं, लेकिन हमने ये भी साथ में पिछले दिनों देखा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इवन केरला में, इवन 2016 में तमिलनाडु में जो प्रचलन था वो बदल गया। पंजाब में हुआ था। हाँ, पंजाब में तो वो प्रचलन जो है वो बदलते रहता है, और समय और परिस्थिति के अनुसार। आज की बात करें तो सभी प्रदेशों में अच्छी खासी फाइट है, जो हम हमेशा कहते हैं, अच्छी खासी फाइट है। कांग्रेस अच्छी फाइट दे रही है, खासकर कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद, उसके पहले हिमाचल प्रदेश में, तो कांग्रेस के अंदर कम से कम उत्साह है। हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों राज्यों में कांग्रेस अच्छी टक्कर देने की स्थिति में नजर आ रही है। और भाजपा तो आपको पता है, वो तो अपने पूरे शिद्दत के साथ, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, चाहे मेयर का, वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, जो कि आपने मध्य प्रदेश में देख भी लिया। हालांकि अभी आपने वो सवाल नहीं पूछा, तो अभी मैं उस पर चुप्पी करता हूं, और आपके बाकी आपके जो पैनलिस्ट अभी आता हूं उस पे। सुरेंद्र राजपूत, मुझे पता है उस पर एकदम से घात लगा के इंतजार कर रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का सवाल आए और हम उसमें कूदें। विनोद जी एक कमेंट करिए, उसके बाद तीनों मेहमानों के पास जा रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान का थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं। हाँ। मध्य प्रदेश में समाजवादी आंदोलन का बड़ा प्रभाव रहा है, खासकर लोहिया जी के जमाने से। विंध्य का क्षेत्र और ये जो ग्वालियर, चंबल और उत्तर प्रदेश के सीमा से जुड़ा हुआ, और वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में ही था लोहिया जी के ज़माने से, लेकिन ये क्षेत्रों में फिर जब समाजवादी पार्टी बनी मुलायम सिंह जी की, तब भी इन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती रही। आपने भी खुद अपने उसमें बताया। तो पुराने समाजवादी थे, वो चुनाव लड़ते थे, मुलायम सिंह जी से टिकट ले लेते थे, कुछ मुलायम सिंह जी सभाएं भी कर देते थे, सफलता मिलती थी नहीं मिलती थी। नारायण त्रिपाठी जो विधायक हैं, जो आजकल बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिला है, वो पहले समाजवादी पार्टी के विधायक हुए थे, फिर कांग्रेस में चले गए, फिर कांग्रेस के विधायक हो गए, फिर बाद में बीजेपी में चले गए। ऐसे ही डॉक्टर सुनीलम जो है वो समाजवादी पार्टी से विधायक रहे वहाँ से, मध्य प्रदेश से। तो ये कुछ सीटें वहाँ होती रहीं। पिछली बार सत्यव्रत चतुर्वेदी का बेटा जो है उसको समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया था, और सत्यव्रत जी कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे, और उसके बाद फिर मजबूरी में उनको कांग्रेस पार्टी ने निकाला, फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ऐसी कुछ जगह, कुछ पॉकेट्स में समाजवादी पार्टी, जैसा कि गुप्ता जी भी कह रहे हैं, कुछ अपना थोड़ा बहुत असर वहाँ लोकल कैंडिडेट, कुछ समाजवादी आंदोलन का पुराना प्रभाव, और कुछ समाजवादी पार्टी का वो उत्तर प्रदेश की सीमा वाला क्षेत्र। बीएसपी का भी यही हाल था। बीएसपी का पहला जो एमपी था वो रीवा से जीत के आए थे। तो बीएसपी भी इस क्षेत्रों में, और ग्वालियर, चंबल संभाग में बीएसपी का काफ़ी काम हुआ, और बीएसपी की वजह से ही कांग्रेस वहाँ कमजोर हुई, और माधवराव सिंधिया जैसे नेता को गुना जाना पड़ा ग्वालियर छोड़ करके चुनाव लड़ने के लिए। एक स्थिति ऐसी आ गई थी बीएसपी की। और बीएसपी का छत्तीसगढ़ में भी प्रभाव रहा है। छत्तीसगढ़, राजस्थान में 6 विधायक थे। हाँ, विधायक थे, 6 विधायक थे। और अब राजस्थान की बात करें तो चौधरी देवीलाल का बड़ा असर था राजस्थान में।
जो जजपा, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, जो अपनी लिगेसी चौधरी देवीलाल से ड्रॉ करती है, तो चौधरी देवीलाल का प्रभाव था। और एक समय कुमार अहमद, दौलत राम सारण और ये तमाम सारे जाट नेता जो है वो चौधरी साहब के साथ, देवीलाल जी के साथ थे। चरण सिंह के बाद देवीलाल जी। तो वो अपनी जमीन थोड़ी तलाशना चाहते हैं दुष्यंत चौटाला। हालांकि वहाँ परिवार में विभाजन है। अजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला एक तरफ है बाप बेटे, और अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला एक साथ हैं। तो वो इन्हीं लोग INLD वो भी राजस्थान में कर रहे हैं। तो वो जाट वोटों में सेंध लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर दोनों राज्यों में सीधा मुकाबला है कांग्रेस और भाजपा के बीच में, और वोटर इस बात को समझता है। तो मुझे लगता है कि सीटों को लेकर के बहुत ज़्यादा खींचतान हो नहीं पाएगी। थोड़ा बहुत आपसी होगा, 1-2 सीट हो सकता है कांग्रेस छोड़ दे, अगर उनकी कोई समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट होगी या पुरानी होगी। और जैसा कि गुप्ता जी ने भी कहा कि अभी दोस्ताना बातचीत होगी। तो ये एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश है। ओके, अनुराग भदौरिया, उसके बाद बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अनुराग, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो आपने जैसे छोड़ दिया, वहां से कदम पीछे खींच लिए ऐसा लगता है। राजस्थान भी आप बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे। छत्तीसगढ़ में इनका ज्यादा था भी नहीं। हाँ, था भी नहीं। राजस्थान भी ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें अनुराग भदौरिया आप लड़ना चाहते हैं और आपको लगता है कि जीत सकते हैं? देखिए, जैसा अभी विनोद जी कह रहे थे, हमेशा से ही, क्योंकि जो इलाका जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, अगर उधर चले जाएंगे तो झांसी से लगे हुए इलाके, बुंदेलखंड, यहाँ समाजवादी की प्रेजेंस हमेशा से रही है। और आप जहाँ तक आप छतरपुर की बात करेंगे तो उसकी एक विधानसभा पिछली बार में हम जीते भी थे, 3 विधानसभा में नंबर 2 पे भी थे। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा चाहते हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी लड़े। समाजवादी पार्टी के नेताओं की मांग रहती है, क्योंकि हमारा अपना दल है। तो जिसका अपना दल होता है वो अपने दल के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए पार्टी तो वहाँ मजबूती से उनके साथ तो खड़ी होगी ही होगी। जो गठबंधन की बात आप करते हो वो इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन अलायंस और राष्ट्र के मुद्दों को लेकर हम एक साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कोई मनभेद नहीं है। हमारी अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपने अपने दल हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी मांग होती है, उनके मांग पे चुनाव लड़ा जाता है। अब जहाँ तक की बात होती है कि भाई आपका सवाल यही होगा फिर इंडिया अलायंस का क्या हुआ? इंडिया अलायंस अपनी जगह है। लोकसभा के चुनाव में आपको इंडिया अलायंस पूरी तरह दिखाई देगा। मैंने कहा ना, हमारा कोई मनभेद नहीं है, ना हमारा इसके अंदर में मतभेद है। मनभेद हो सकता है, चूंकि वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कहीं भी नहीं है। तो जो ये इशू बनाने की कोशिश की जाती है, देखिए वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, वो यहाँ पे लड़ेंगे ना, दल है तो चुनाव तो लड़ेंगे ही, और चुनाव लड़ेंगे। मुद्दे एक ही हैं हमारे, जो इंडिया अलायंस के मुद्दे तो एक ही हैं। तो हमारी जो कार्यकर्ता है उनकी भी तो मांग होती है, उनकी भी कार्यकर्ताओं की भी एक वैल्यू है, नेताओं की भी एक वैल्यू है। तो वो चुनाव तो होंगे ही, चुनाव में पार्टी लड़ेगी। बाद में क्या समझौता होता है, क्या आपस में बात होती है, कितनी सीटों पे वो चाहते हैं कि हम फ्रेंडली लड़ रहे हैं या गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, ये तो शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा। लेकिन पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, पार्टी तो राजस्थान में भी चुनाव लड़ रही है। हमने कैंडिडेट भी डिक्लेयर किए, क्योंकि पहले जो कैंडिडेट हमने डिक्लेयर किया वो कैंडिडेट नंबर 2 पे था, समाजवादी पार्टी से था। तो अब जहां समाजवादी पार्टी की सीट्स हैं वहां तो समाजवादी पार्टी छोड़ तो देगी नहीं। कार्यकर्ताओं की तो भी मांग होती है ना, विचारधारा कैसे आप छोड़ दोगे? जो लोग, जो कार्यकर्ता आपकी विचारधारा से जुड़े हैं, उनके साथ तो पार्टी को रहना ही है। अब वो गठबंधन की बात है, वो बाद में अपनी उस पर देखा जाएगा कैसे। अनुराग, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं और घुमा के पूछता हूं आज, लेकिन पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेगी। मैं आपसे घुमा के पूछता हूं, ये सवाल मैंने भी पहले भी आपसे पूछा है ना, आप सीधा भी पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, हम समाजवादी सीधा अच्छा, मैं सीधा पूछता हूं, फिर और वादा करिए सीधा जवाब देंगे। लोग बहुत सीधी सीधी बात, वादा करिए सीधा जवाब देंगे, मैं सीधा पूछता हूं फिर। नहीं, हम तो बहुत सीधी बात करते हैं। अरे हम लोग समाजवादी लोग ही तो बहुत सीधी। ओके, तो कहिए फिर अखिलेश यादव प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, हम तो हमेशा और उनको चेहरा घोषित कर देना चाहिए, कह दीजिए। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि श्री अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री के काबिल हैं, उम्मीदवार हैं। उनसे अच्छा और कौन हो सकता है जिन्होंने इतने बड़े उत्तर प्रदेश को चलाया हो, जिन्होंने विकास की गंगा बहाई उत्तर प्रदेश के अंदर में। आज भी उत्तर प्रदेश में जो काम करके गए उसी काम की तो नकल हो रही है ना। एक्सप्रेस वे कौन शुरू करके गया? यहाँ मेट्रो किसने बनाई? 100 डायल कौन बना के गया? बनने के लिए भाई लोकसभा सीटें चाहिए होती हैं। कभी उत्तर प्रदेश सोचता था इतना क्लास। आपके नेता अखिलेश यादव एक भी चुनाव नहीं जीते अभी तक। सीट बताते हैं कि जब सरकार में वो मुख्यमंत्री बने थे, वो मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जितवाया था। उसके बाद से कौन सा चुनाव जीते बताइए? वो आप उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बता देखिए उस समय देखिए सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जब पिछली बार 2022 में चुनाव हुआ था, समाजवादी को हमेशा 25%, 26%, 27% वोट मिला करता था। इस बार समाजवादी को 36% वोट मिला है। ठीक है, सीटें कम हुई हैं,
लेकिन हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। हमारी जो लोगों ने हमें वोट बहुत किया, ठीक है थोड़ा ठीक है। कभी कभी सीटें हो जाती हैं कुछ मार्जिन से इधर उधर, लेकिन ये तय मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में घोसी में देखिए आप, घोसी में चुनाव अब तो सरकार भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार है। हम वहां पे करीब 43,000 वोट से जीते हैं, एक विधानसभा मात्र 43,000 वोट जीते थे, जहां पे उन्होंने अपना, आपने देखा था वो राजभर जी भी जाके लग गए थे वहां पे, वो भी गली गली घूम रहे थे, फिर भी जनता ने नकार दिया। ओके, जो हमारी सुरेंद्र पार्टी से राजपूत छोड़ के गए थे, वर्सेस राकेश दारा सिंह त्रिपाठी चौहान को जनता ने पूरी तरह बीजेपी नकार वर्सेस दिया। कांग्रेस। तो हमारा जनाधार है ना। ओके, सुरेंद्र राजपूत पहले आप, क्योंकि आप अखिलेश यादव आप ही के गढ़ में आ रहे हैं, इंडिया में आपके सहयोगी हैं गठबंधन में, और अब बताइए वहां आके आप ही के गढ़ में वोट मांग रहे हैं, चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं, नुकसान तो आप ही का होगा, या तो सीट दे दीजिए उनको सुरेंद्र राजपूत। शेर आना चाहिए। मानक भाई, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको इसी तरीके से आपकी वाणी में सरस्वती विराजित करे और आप सरस्वती पुत्र ही हो, हमेशा इसी तरीके से बने रहे। दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं। आप ये देखिए, ये आज की डिबेट हो क्यों रही है, बड़ी मजेदार चीज हो रही है। आज की डिबेट इसलिए हो रही है, सारी चीजें आज से 15 दिन पहले भी ऐसी ही थी, इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता, डूबते हुए सूरज जो आचार्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, शाम का 6 बजे का सूरज हो गए, भोपाल में एक रैली करने लग गए। अब भोपाल की रैली में लोगों ने कहा था 20 लाख लोग आएंगे, अब वहां 20,000 लोग आए या 50,000 लोग आए, अपनी जगह पर हम इस पे नहीं वो करेंगे। और वहां पर वो इतना कुपित हुए कि उन्होंने रानी दुर्गावती का रेलवे स्टेशन कर दिया, पता नहीं कहां है भोपाल में। जिस तरीके से नारियल से जूस पिला रहे थे, जिस तरीके दरभंगा का एम्स कर रहे थे, उसी तरीके से उन्होंने रानी दुर्गावती का रेलवे स्टेशन बना दिया। और रेलवे स्टेशन बनाने के बाद दिल्ली गए, देखा कि भूल हो गई, तो फिर इन्होंने 7 एमपीज को, यानी 3 मंत्रियों को और 4 एमपीज को वहां भेज दिया, क्योंकि वहां पर तो देख रहे हैं कि हार बड़ी दिक्कत में है, भी बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं हर क्षेत्र में। जब ये भी दांव उल्टा पड़ गया मानक भाई, आप लोगों ने इसको भी नहीं टेक किया, इसका भी उल्टा वर्जन निकाल दिया जो सही था। आप जैसे चैनल भी तो है ना कुछ जो सच बोल लेते हैं, सारे के सारे आप जैसे चैनलों ने उल्टा सिस्टम कर दिया कि भाई ये तो हार गए चुनाव से पहले ही, बड़ी बगावत हो गई है इनके यहां पे, शिवराज जी को टिकट नहीं मिल रहा, ज्योतिरादित्य के ऊपर भरोसा नहीं किया, तो अब क्या करें। तब एक पीएमओ से फरमान हुआ। फरमान क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन को आपस में लड़ाने की कोशिश करो, पानी में लाठी मारो। पानी में लाठी नहीं पड़ती मानक जी, बहुत साफ सी बात है, आप समझिए इस बात को। हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए बन रहा है, बन चुका है, और हम लोकसभा का चुनाव साथ साथ मिलकर के लड़ेंगे, और जहां संभव होगा वहां पर राज्यों में भी एडजस्टमेंट करेंगे। हमारे कमिटमेंट की मसला नहीं है, हमारा यहां पर बहुत सिंपल सा है, भारतीय जनता पार्टी को लड़ाने, क्या नाम, हराने का कमिटमेंट पूरी तरीके से है। उसके लिए हमें जो बन पड़ेगा वो करेंगे। फिलहाल बात लोकसभा की चुनावों की हो रही है। राज्य में सभी लोग अपनी तरीके से स्वतंत्र हैं, राज्य की इकाई एक दूसरे से बात कर रही है। हमारे कमलनाथ जी के साथ समाजवादी पार्टी की राज्य की इकाई बात कर रही है। वार्ता क्या हो रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन बातचीत निश्चित तौर पर हो रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। तो आप चाहे राजस्थान को ले लीजिए, छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, तेलंगाना को ले लीजिए, या आप आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को ले लीजिए, हम एक बात बहुत स्पष्ट आपसे कह देते हैं कि राज्यों के चुनाव में राज्य स्तरीय बात राज्य के लोग करते हैं और कर रहे हैं। और राष्ट्र के चुनाव में राष्ट्रीय नेता श्री अखिलेश यादव जी के साथ राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, यानी पूरा इंडिया का अलायंस संतोषजनक तरीके से बात कर रहा है। और हम आगे आने वाले समय में इस तरीके का गठबंधन और सीट शेयरिंग आपके सामने रख देंगे। हाँ, मध्य प्रदेश को लेकर के, राजस्थान को लेकर के आप सब लोग जितना भी भ्रम पैदा करना, मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, आप सब जितने भी लोग जो मीडिया के साथी हैं, भाजपा के साथ मिलकर के जितना भी भ्रम पैदा करना चाहें कर लीजिए, लेकिन इसका हासिल कुछ नहीं होना। इसका हासिल क्या हो रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश की भाजपा में भगदड़ मची हुई है। शिवराज सिंह चौहान का
टिकट कट गया है, वो पार्टी क्या नाम लड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हमें नहीं पता। ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को लड़ने लायक ही नहीं समझा गया, उनके एरिया में नरेंद्र तोमर जी को लड़ा दिया गया। कैलाश विजयवर्गीय लड़ना नहीं चाहते, प्रहलाद तोमर कह रहे हैं कि भाई मैं 6 बार का सांसद हूं। वहां की जो लोकल, आज एक मेरे पास ऑडियो आया है जिसमें यह कहा गया है कि कोई मिसेस पाठक को टिकट दिया गया है, वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से वो चुनाव हारेंगी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक कह रहे हैं। तो जो वो भगदड़ मची है उसका मीडिया मैनेजमेंट है, ये इस तरीके के चुनावों की बहस करना। इस पर बहुत ज्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ऑल राइट। राकेश त्रिपाठी यहीं से शुरू करिए। कैलाश विजयवर्गीय खुलेआम कह रहे हैं मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता था। आपके चुनाव प्रचार का तो उन्होंने हवा निकाल दी। आप कह रहे थे मंत्री उतारे, सांसद उतारे, इतने बड़े दिग्गज कह रहे हैं भैया मुझे तो नहीं लड़ना था चुनाव। सोचिए जनता में क्या संदेश गया होगा। देखिए मानक जी, भारतीय जनता पार्टी में किसी कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी ये पार्टी का नेतृत्व आपस में परामर्श करने के बाद तय करता है। निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय जी का जो 28 वर्ष विधायक रहे हैं, लगातार वहां 1.5 दशक तक मंत्री रहे हैं, वहीं उसी इंदौर से मेयर रहे हैं और इंदौर के साथ उनका एक बहुत पारिवारिक रिश्ता है इंदौर की जनता के साथ, और इसीलिए वो उनसे अनौपचारिक वार्ता में उन्होंने अपनी बात कही है, जिस बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी बहुत चटकारे लेकर के बजा ले रही है। लेकिन सच ये है कि इंडी अलायंस पूरी तरह से बिखर गया, हालत खराब हो गई जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची सामने आई। मैं तो आज दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने कल सुना है सुरेंद्र राजपूत जी को भी मध्य प्रदेश के चुनाव में कोई जिम्मेदारी दी गई है, शायद अब मध्य प्रदेश का अध्ययन भी उन्होंने शुरू कर दिया होगा। मैं चुनौती लेकर के कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हमने 7 सांसदों को चुनाव लड़ा दिया। ये अपने 7-8 नेताओं के नाम मध्य प्रदेश के केवल बता दें जो पूरे मध्य प्रदेश में जिनको जनता पहचानती हो। 7-8 नाम आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बचे नहीं है। उंगली पर अभी गिनना शुरू करिएगा, पूछिएगा तो सुरेंद्र राजपूत जी कई बार गूगल का सहारा लेना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेता कौन कौन है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी आज मध्य प्रदेश में पूरी तरह से समाप्त जैसी अवस्था में हो गई है। इतनी भयंकर गुटबाजी से हुई कि आज गुटों में बढ़ते समाप्त जैसी हो गई है। और ये अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं हम बड़े जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ेंगे। हर क्षेत्रीय राजनीतिक दल की आकांक्षा होती है कि वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बने, और मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत परिश्रम करके किया भी था। बिहार में चुनाव लड़ते थे, राजस्थान में चुनाव लड़ रहे थे, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे। आप 2003 का जिक्र कर रहे थे, तब मुलायम सिंह जी का परिश्रम था। मुलायम सिंह जी के परिश्रम से अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन जब से कमान संभाली अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की, लगातार समाजवादी पार्टी डूबते हुए जहाज की तरह बढ़ती चली गई है। 14 का चुनाव हारे, 17 का चुनाव हारे, 19 का चुनाव हारे, 22 का चुनाव हारे, पंचायत चुनाव हारे, निकाय चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, लगातार हारते गए। और आप कह रहे हैं हम मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। वास्तविकता में यह अहंकार के साथ है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा यह घमंडिया गठबंधन है, घमंड से चूर है। और उसके बाद भी अनुराग भदौरिया दावा पेश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री होना चाहिए। ऐसा ही दावा राहुल गांधी को लेकर के सुरेंद्र राजपूत जी पेश करेंगे। अरे भाई, इनका अपना व्यक्तिगत फलसफा क्या है, इनका अपना व्यक्तिगत योगदान क्या है, सच्चाई है। मैं तो अभी फिर कह रहा हूं, देख लीजिए, मैं एक मानक से बात पूरी कर लूं बस केवल। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, सोनिया जी, जिसको मन करे मध्य प्रदेश में लड़ा लो, क्योंकि आपके पास नाम नहीं है। और ये समझा लो भाई अनुराग भदौरिया जी की पार्टी को, वरना जैसे अजय राय जी कह रहे थे ना कि बागेश्वर में ये समाजवादी पार्टी ने हमको हरा दिया, ऐसा फिर बयान देकर के आप फिर अनुराग भदौरिया पर ठीकरा मत फोड़िएगा। भाई आपस में भी तय कर लीजिए आपका घमंडिया गठबंधन। राकेश त्रिपाठी, आपने देखिए मैंने जो गुगली फेंकी थी आपने उसे छोड़ दिया, और आपने जो फुल टॉस पड़ी थी इधर उधर की पुरानी, उन पर आप चौके छक्के मारने लगे। भाई आज की बात करिए ना। कैलाश विजयवर्गीय क्यों कह रहे हैं खुलेआम पब्लिक मीटिंग में, विनोद जी वही तो बता रहे पब्लिक मीटिंग थी भाई। दूसरा राकेश जी ने कहा परामर्श करके, तो क्या उनसे परामर्श नहीं किया गया था? हाँ, उनको नहीं किया गया था। उनकी बातों से तो उन्होंने खुद कहा कि परामर्श नहीं किया गया। हम तो हैरान हो गए। राकेश जी ने कहा कि परामर्श करके फैसले लेती है पार्टी। हाँ, तो उनसे परामर्श किया गया कि नहीं किया? किसी से हेलीकॉप्टर भी मांग रहे हैं। आपने एकदम उस पर कुछ कहा ही नहीं। राकेश त्रिपाठी देखिए किस, मैं बिल्कुल माना गया। अब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए सच्चाई यह है कि किस कार्यकर्ता की भूमिका क्या होगी, ये तो पार्टी संगठन तय करने का काम करेगा ना। पार्टी संगठन ने तय किया कि नरेंद्र तोमर जी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी संगठन ने तय किया कि रीति पाठक चुनाव लड़ेंगे, गणेश सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की उपयोगिता कैसी होगी, कहां होगी, ये पार्टी तय करती है। क्यों विजयवर्गीय नहीं लड़ना चाह रहे थे? चुनाव में तय किया था कि बेबी रानी मौर्य जो राज्यपाल रही है वो चुनाव लड़ेंगे।
नहीं देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी 28 वर्ष तक विधायक रहे हैं, देश के बड़े नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो वो पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी भूमिका देख रहे थे। लेकिन पार्टी ने उनकी भूमिका ये तय की कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े और मध्य प्रदेश में एक संदेश जाना चाहिए। अरे भाई, तो आपने इतने बड़े-बड़े नेताओं को क्यों उतारा? यही तो राकेश त्रिपाठी, यही तो सवाल है। मंत्रियों को, सांसदों को, कैलाश विजयवर्गीय जैसे 28 साल से एमएलए रहे नेता को क्यों उतारा? जवाब दे दो। प्रहलाद पटेल पहली बार देखिए उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी देखिए, मालवा में जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय के नाम की घोषणा हुई, जैसे ही मालवा क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय जी के नाम की घोषणा हुई, कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर पहुंच गया, क्योंकि बहुत दुलारे कार्यकर्ता है मालवा पूरे संभाग के कैलाश विजयवर्गीय। जैसे ही बुंदेलखंड में प्रहलाद पटेल के नाम की घोषणा हुई, पूरे बुंदेलखंड के कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर आ गई कि बुंदेलखंड में हमारे बड़े नेता हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आज चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का सामूहिक नेतृत्व है कि पार्टी के सारे बड़े नेता सीधे जमीन पर उतर करके चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं ना, कांग्रेस पार्टी के नेता नाम बतावे और कौन चुनाव लड़ने के लिए जमीन पर आ रहा है? ओके, आपने दोनों से सवाल किया है। ओके, पहले सुरेंद्र राजपूत, फिर अनुराग भदौरिया। अनुराग आ रहा हूं इसके बाद। सुरेंद्र राजपूत बता रहे हैं, राकेश त्रिपाठी आपको कोई जिम्मेदारी मिली है एमपी चुनाव में? अपने 10 नेताओं का नाम बता दीजिए वहां पर। उन्होंने 7 कह दे, मानक जी ने 3 और जोड़ दिए, 10 बताइए। असल बात ये राकेश भाई को सबसे बड़ी समस्या क्या है कि राकेश जी आज की डेट में वो केबीसी टाइप खेल रहे हैं। खाली हो गए हैं ना ये लोग। अरे भाई, हम तो 10 की जगह इससे भी ज्यादा बता देंगे राकेश जी, लेकिन आप इतने अहंकार में आ गए। आप एक काम कर दीजिए कि जैसे बैठे हैं, मैं एकदम चुप हो जाता हूं। नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक 12-14 जो कैबिनेट मंत्री है, उनके विभाग बता दीजिए। राजनाथ सिंह को छोड़ के, नितिन गडकरी को छोड़ के, इसको छोड़ करके, स्मृति ईरानी को छोड़ करके, गजेंद्र शेखावत को छोड़ करके, जरा आप बता दीजिए 15 लोगों के कैबिनेट के जो नाम है। क्योंकि कारण क्या है कि आप इस तरीके की भाषा का उपयोग, ये जो आदमी मायावी है। भाई, हमारे यहाँ कमलनाथ है, हमारे यहाँ नकुलनाथ है, हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह जी हैं, हमारे यहाँ राजवर्धन सिंह जी हैं, हमारे यहाँ जीतू पटवारी है, हमारे यहाँ सुभाष यादव जी हैं। आप हमारे यहाँ के नामों को छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ संजय शुक्ला जी है, हमारे यहाँ को के मिश्रा जी है, आप हमारे यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ की इतनी चिंता, 10 नाम तो हमने अभी बता दिए और 10 नाम हम आपको भी ग्वालियर संभाग के भी बता देंगे। आप उसमें परेशान मत होइए, लेकिन आप हमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के बगैर नीचे देखे हुए जरा हमें बता दीजिए, जो लोग आपके यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभाग के साथ जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ओके, राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं आपका। आप लोगों के साथ राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, आपने गुगली फेंकी है ना? हाँ, मुख्य बातों से चीजें ध्यान हटाइए और दुर्गावती रेलवे स्टेशन बनाइए, दरभंगा। अब सुरेंद्र राजपूत के सवाल का जवाब दीजिए। अब केबीसी खेला ही है राकेश त्रिपाठी, अब केबीसी आपने शुरू किया है, तो लीजिए फिर बताइए। नीचे मत देखिएगा राकेश त्रिपाठी, एकदम मैं बोलिए कैबिनेट मिनिस्टर बताइए। बिल्कुल, आप कैमरे से आंखों से आंखें मिला करके, कैमरे से आंखों से आंखें मिला के बात कर रहा हूं। अरे आप सुन लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, सच्चाई यह है कि आपने सुभाष यादव का नाम लिया। सुभाष यादव नहीं, अरुण यादव है आपकी पार्टी के नेता। मैं बता देता हूं आपको, आप नहीं नाम ले पा रहे हैं विवेक तनखा जी का, क्योंकि हिम्मत ही नहीं है, वो चुनाव लड़ने के लिए आए। सुरेश पचौरी का नाम नहीं ले पा रहे हैं आप, मैं नाम लेकर के बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बचा है कि वो चुनाव लड़े। आपका संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह से फेल हो गया। संगठनात्मक ढांचा पूरी तरह से फेल हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, हम नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। सच्चाई है। सुनिए, ये आपको क्या लेना देना? हम आपको सारे, हम संजय शुक्ला का नाम बता रहे हैं, आपको इंदौर का विधायक है जो कैलाश विजयवर्गीय की ऐसी तैसी फेरेगा, लेकिन आप मुझे 15 कैबिनेट मिनिस्टर के नाम बताइए। ठीक बात है, वो उनके बयान सुन लीजिए। अरे भाई, वो जिनका नाम आप ले रहे हैं ना, उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय जी को, आप जिनका नाम ले रहे हैं, उन्होंने कल ही कहा कि वो मेरे पिता तुल्य हैं, वो मेरे पिता तुल्य हैं, कल ही उन्होंने कहा। अब आप सुन लीजिए, आप आपने सवाल पूछा, आप जवाब सुनिए। आप जिनका नाम ले रहे हैं ना कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए, कल उन्होंने कहा वो मेरे पिता तुल्य हैं। क्या हिम्मत पड़ेगी चुनाव लड़ने की? पहले ही मान लिया कि राजनीति में उनके बाप हैं। आप सुन लीजिए, अब मैं बता दूं, आप नाम पूछे। अरे भाई, मैं आपने केंद्र का पूछा है,
आपने केंद्र का पूछा, मैं केंद्र का बता रहा हूं, राज्य का पूछेंगे राज्य का बताऊंगा, और मध्य प्रदेश का पूछेंगे तो मध्य प्रदेश का भी बता दूंगा। भारतीय जनता पार्टी कलेक्टिव लीडरशिप के आधार पर चलने वाला और गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप के साथ चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है जहां केवल नेहरू गांधी परिवार के आगे पार्टी के नेताओं की गिनती बंद हो जाती है। आपने स्थानीय नेतृत्व को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी ने ये मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे मजबूत संगठन खड़ा किया। देखिए, मैं इस बात को बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं। नहीं कौन संगठन आपने क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या परिवार क्या सच्चाई नहीं है क्या? गांधी नेहरू परिवार के अलावा गांधी नेहरू परिवार के अलावा आपके अंदर हिम्मत नहीं होती है कि किसी को नेता बना सके? अरे भाई, पहिए वाला सूटकेस लेकर के सर पर चलने वाले व्यक्ति को भी आप नेता बताने का प्रयास करते हैं। कितना भी प्रयास करिए, राहुल गांधी न नेता थे, न नेता है, और न नेता हो पाएंगे। आप चाहे जितना प्रयास करिए, मैं फिर इसलिए कह रहा हूं, कोई जितने बड़े नेता उतार लीजिए। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं, सारे बड़े नेताओं को उतार लीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपने नेताओं के साथ है। ओके, सुरेंद्र राजपूत क्विक रिस्पांस, फिर अनुराग भदौरिया। सुरेंद्र राजपूत जवाब दे रहे हैं, राकेश त्रिपाठी अब रुकिए, सुरेंद्र राजपूत की बारी है, बोलिए। परिवार राजनीति में होता तो निश्चित चर्चा करते, और की तो आप लोगों ने नरेंद्र मोदी की बात को लेकर के आपत्ति टिप्पणी करने का सुरेंद्र राजपूत जल्दी से हुआ कि नहीं हुआ? जी, हमने इनसे पूछा केंद्रीय मंत्रिमंडल के 15 मंत्रियों के नाम बताइए, आप ही केबीसी खेले थे, ये नहीं बता पाए। कलेक्टिव लीडरशिप फलानी सी, क्योंकि इनके यहाँ पहला नाम नरेंद्र मोदी और आखिरी नाम नरेंद्र मोदी। दुर्गावती रेलवे स्टेशन के प्रणेता नरेंद्र मोदी, दरभंगा एम्स के प्रणेता नरेंद्र मोदी। इनके यहाँ 600 करोड़ रुपया 600 करोड़ वोट लेने वाले नरेंद्र मोदी, और 20,000 करोड़ के घोटाले अडानी के मित्र नरेंद्र मोदी। इनके यहाँ तो नरेंद्र मोदी से लेकर नरेंद्र मोदी तक है। अनुराग भदौरिया, टाइम खत्म हो जाएगा नहीं तो फिर अनुराग भदौरिया। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ी आश्चर्य की बात है। मैं तो चैलेंज करके बोलता हूं मानक जी, हमारे पास तो कई नेता गिना सकता हूं लोकतंत्र में। अगर इंडिया अलायंस की बात करेंगे तो मैंने बताया अखिलेश यादव जी हैं, ममता जी हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, नीतीश कुमार। इनके यहाँ पे हिम्मत नहीं इनकी कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई दूसरा नाम ले दें, ले ही नहीं सकते। ये परिवारवादी की बात कर रहे हैं, ये दूसरा नाम तक लेने में जीभ लड़खड़ाती है। कब जाएंगे, कब कभी छूट जाएगी, पसीना निकलने लगेगा और यहीं गिर जाएंगे, कहेंगे नहीं भैया हम नहीं दूसरा नाम ले पाएंगे, चाहे हमको डिबेट में बुलाओ ना बुलाओ, हम भैया प्रधानमंत्री जी के अलावा दूसरा नाम नहीं ले सकते। इतने डरे सहमे लोग हैं ये, इनका पसीना ना छूट जाए और ना इनका प्रवक्ता सिर्फ चली जाए शाम तक अगर किसी दूसरे का नाम ले दें। हम कहते महिला ओबीसी का ही नाम ले दीजिए, चलिए भैया कि हमारे बीजेपी से एक महिला ओबीसी का नाम ये भी है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकती है, ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ये 1 से लेकर 100 नंबर तक सिर्फ मोदी जी के अलावा दूसरा नाम नहीं ले सकते। और ये बात कर रहे थे आप अपना इनके नेता के वर्गीस जी जो है भाई साहब, कह रहे हैं हम तो हेलीकॉप्टर 5 हेलीकॉप्टर की मीटिंग करेंगे। और भैया जनता के सामने दोबारा हाथ जोड़ना, भैया आप कहां हमारे बस की है? भैया आप जनता के सामने हाथ जोड़ना, ये घमंड किसका है, ये अहंकार किसका है? जनता के सामने आपको जाने में शर्म आ रही है, हाथ जोड़ने में शर्म आएगी। प्रदीप जी आप कुछ कह रहे थे कैलाश विजयवर्गीय पर, आपको यहां तक पहुंचाया है। प्रदीप जी आप कुछ कह रहे थे, हाथ जोड़ने में कमाल की बात कर रहे हैं भाई, कमाल की बात कर रहे हैं। हम तो 2-4 मीटिंग करेंगे हेलीकॉप्टर से और उसके बाद भाषण देंगे और चले जाएंगे। ये बात प्रदीप जी बोल रहे हैं। आप क्या सोचते, हेलीकॉप्टर से हाथ हिलाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे? आप नेता बन गए बड़े, क्या है नेता बन गए? जनता ने आपको बनाया है, जितनी बार जीते जनता के वोट से जीते हो, जनता से हाथ जोड़ने में कहता है हमसे नहीं हो पाएगा। ओके प्रदीप जी, ओके प्रदीप गुप्ता, प्रदीप जी बोलिए। चले जाएंगे मानक जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने आज अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में केबीसी करा दिया, आज आपने अपने शो के अंदर सबके नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब मध्य प्रदेश की बात कर लें तो देखिए, बीजेपी का अपना और बल्कि कांग्रेस का भी और तमाम पार्टियों का ये शुरू से रवैया रहा है कि जहां भी मुश्किल सीटें होती हैं वहां पे मजबूती के साथ उम्मीदवार उतारा जाए ताकि जीत हासिल हो सके। आप बाबुल सुप्रियो से लेके प्रतिमा भौमिक जो त्रिपुरा के अंदर धनपुर सीट ऐसी थी जिसमें 5 बार मानिक सरकार जो मुख्यमंत्री रहे 5 बार से वो जीते थे, और उसके पहले 72 से लेके 93 तक लेफ्ट पार्टी जीती थी। वहां पे बीजेपी ने वही केंद्रीय मंत्री को लड़वाया, वहां पे जीत हासिल की अभी के चुनाव में इस बार के,
और उसके बाद जो अभी उपचुनाव हुए उसमें भी वापस बीजेपी ने जीत हासिल की। तो वही मैं उस सीरीज में बता रहा था कि बाबुल सुप्रियो, प्रतिमा भौमिक, स्वपन दास गुप्ता राज्यसभा सदस्य, लॉकेट चटर्जी, निशित प्रामाणिक, इन सब लोगों को बंगाल के इलेक्शन में उतारा था। तो छोड़ दीजिए, रह गई बात मध्य प्रदेश की, तो ये जो 8 सीटें हैं इसमें से 6 सीटों पे कांग्रेस जीती हुई है पिछले बार। रह गई बात दिमनी सीट की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, और इंदौर सीट की जो कैलाश विजयवर्गीय जी बात हो रही है। मैं दिमनी की पहले बात बता दूं, दिमनी एक ऐसी सीट है, इसकी एक ऐसी तासीर है कि यहाँ पे पिछली बार कांग्रेस जीती थी 2018 के चुनाव में। दिनतोड़िया जी जीते थे कांग्रेस से, फिर वो सिंधिया जी के साथ बीजेपी में आ गए और फिर बीजेपी ने बाई पोल में उनको उम्मीदवार बनाया। उसके बावजूद वो करीब 28,000 वोट से हारे। बीजेपी में आने के बाद 28,000 वोट से हारे। दूसरी बात, दिमनी सीट जो है वो लोकसभा सीट है मुरैना की, जिसके की नरेंद्र सिंह तोमर जी MP है, सांसद है। तो उस हिसाब से बीजेपी ने इन सभी मुश्किल सीटों के ऊपर, इंदौर की बात कर ले कैलाश विजयवर्गीय जी की, क्यों वो चर्चा में, वो सीट के ऊपर संजय शुक्ला जी जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं और अच्छे अंतर से जीते थे, और उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से उन्होंने बल्कि महापौर का भी अभी चुनाव लड़ा था इंदौर का, जो अभी 1 साल पहले चुनाव हुए थे। उनकी पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता इतनी ज्यादा है कि उनके लिए इतना बड़ा व्यक्ति, इतना दिग्गज उम्मीदवार उतारना पड़ा बीजेपी को, जो कैलाश विजयवर्गीय जैसे, जो कहा आपने बताया अभी भी राजपूत, आपने सुरेंद्र राजपूत जी ने पैनल पे अग्निहोत्री जी ने बताया, विनोद जी ने, तो इंदौर में उनकी तू बोलती है आपके कैलाश विजयवर्गीय जी की। तो पिछली बार उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था, तो उस बात को ध्यान रखते हुए बीजेपी ने इस बार जो है दिग्गज उम्मीदवार की कोशिश की और इन सभी सीटों पे जीत हासिल करने की कोशिश की। इसमें कहीं वो सब संभावनाएं नहीं है कि चीफ मिनिस्टर, और जहां तक चीफ मिनिस्टर की बात हो रही है, तो जो मेरी अपनी समझ है, जो मैंने अपना आकलन किया, बीजेपी ने अभी तक करीब 79 सीटों की घोषणा करी है। उसमें से केवल 2 सीटें ऐसी हैं जिसपे की एक जालिम सिंह जी की सीट है, जिसके ऊपर अभी प्रहलाद सिंह पटेल, उनके बड़े भाई, जो कि मंत्री हैं केंद्र में और सांसद हैं दमोह से, उनको लड़ाया, क्योंकि उनकी अपनी जो भी पारिवारिक स्थितियां हैं वहां पे, उस सीट के अंदर उनके बेटे की भी डेथ हुई, आपके जालिम सिंह जी के। तो केवल 2 सीट अभी बीजेपी की सीटों का तो घोषणा होनी बाकी है, जहां पे कि बीजेपी के उम्मीदवार है, MLA हैं आज की डेट में। ओके, ऑल राइट विनोद जी, क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है बिल्कुल। बस बहुत छोटी सी बात करूंगा। एक तो ये बात सही है गुप्ता जी की, बिल्कुल जो टफ सीटें हैं, टफेस्ट सीटें, उनमें उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को उतारा है। अब इसमें एक जोखिम भी है। जोखिम ये है कि सीटें बहुत टफ हैं, जैसा कि गुप्ता जी भी कह रहे हैं, हम लोगों को भी जानकारी है। अब वहां उतार तो दिया। अब कैलाश विजयवर्गीय, त्रिपाठी जी ने कहा कि मालवा मंडल में उत्साह है, अब कैलाश विजयवर्गीय में उत्साह नहीं है। वो कह रहे मैं लड़ना नहीं चाहता। ये भी बड़ी विडंबना, विरोधाभास है कि लोगों में उत्साह है और जिसको टिकट दिया गया वो कह रहा है मैं उत्साह नहीं है। तो खैर, अगर मान लीजिए ये लोग जीत गए चुनाव तो ठीक है, नहीं तो परिस्थितियां 3 बनेंगी। मान लीजिए जीत गए और सरकार नहीं बनी, तो क्या MLA रहेंगे या वापस जाएंगे? और अगर इस्तीफा दिया तो फिर उपचुनाव होंगे। तो एक देश और एक चुनाव का क्या होगा, खुद आप जो है उसका। दूसरी बात, अगर मान लीजिए नहीं जीते और सरकार बन गई और ये हार गए, तो इधर के रहे ना उधर के रहे, तो इनका लोकसभा क्या, इनका जीवन जोखिम में पड़ गया। और तीसरी स्थिति यह है कि जीत भी जाए और सरकार भी बन जाए, तो वहां मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, वो एक अलग स्थिति है। तो एक बात और है कि हमेशा इनकम्बेंट मुख्यमंत्री का नाम सबसे पहले लिस्ट में होता है, क्योंकि उसकी सीट पर कोई दुविधा नहीं होती। ये ज्यादातर होता है। मोदी जब गुजरात मुख्यमंत्री थे, उनका नाम सबसे पहले लिस्ट में आता था। शिवराज सिंह चौहान का भी पिछले सारे चुनावों में सबसे पहले लिस्ट में आता था नाम। जब भी योगी जी का, ये शीला दीक्षित का, अभी तक शिवराज जी का नाम नहीं आया उनकी सीट। तो क्या मैसेज देना चाह रही है बीजेपी? प्रधानमंत्री जी उनका नाम नहीं ले रहे हैं सभा में, तो आखिर अपने मुख्यमंत्री के साथ क्या खिलवाड़ कर रही है पार्टी? ये भी एक बड़ा विषय है। बिल्कुल सही है। अभी कुछ दिनों में पता चल जाएगा। राकेश त्रिपाठी कहेंगे देखिए अभी और लिस्ट आएंगी, उसके बाद पूरा खेल पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए, और आपकी जन्मदिन की बधाइयों के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। राष्ट्र की बात प्रेजेंटेड बाय पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स मिटाए, स्किन को एवर यंग बनाए। एसोसिएट स्पॉन्सर, कम दाम में बड़े घर वाली चमक, शेल कैल 500, योर डेली डोज ऑफ कैल्शियम।
माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में